अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे लोगों की बात आपके सामने रखें, कुछ ऐसे लोगों की कहानी आपके सामने रखें जिनका गुजारा ही जब रोज़ कमाएंगे तो खाएंगे पर था। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे ही बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज साबिक स्टील मिल मुलाजिम शामू की। इसकी मौत इसकी फैमिली की मुश्किलें कैसे बढ़ा गई। दरख्त के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं अब ये सब के सब। कराची का ये ख़ानदान गम की दास्तान बन चुका है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। आज हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक उम्मीद है, एक आस सी बंधी है, खुशखबरी कहना चाहें इसको, खुशखबरी भी कह लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज बेरोज़गार अफराद के लिए एक वेब पोर्टल का इजरा करने जा रहे हैं। आज ये होने जा रहा है, वो लोग जो बहुत परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ी कम होगी। हुकूमत पाकिस्तान कोरोना चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल मुख्तस कर रही थी। ये इसकी एक बड़ी शेप है कि जो हमारे सामने आ रही है। फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं बेरोज़गार अफराद की मदद के लिए, वो इन फ़ंड्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। पोर्टल का सामने आ जाना और फिर इससे फ़ायदा उठाने वालों का सामने आ जाना, ये वाकई अच्छी खबरें। एग्जैक्टली आज ऐलान करेंगे वेब पोर्टल का। और जिस तरह पहले भी हम कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनका हाथ थामना है हुकूमत को। और हुकूमत की ये अब ये काविश है कि जो अफराद बेरोज़गार हुए उनको 12,000 रुपये देने का ये प्लान है एहसास प्रोग्राम के ही तहत। एनीवेज़ इसीलिए हम बात करें, मुख्तलिफ कहानियाँ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमने आगाज़ किया था शामू से स्टील मिल का जो मुलाजिम था। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका रोज़गार गया। आपको याद है जब जब आप पिकनिक पर जाएं तो आपके दिल में भी होता है और बच्चे भी आपसे फरमाइश करते हैं कि भाई ऊँट पे बैठना है। उन्हीं लोगों का तस्करा करने जा रहे हैं हम। ऊँटबान बहुत परेशान है। पिकनिक पर हम जाते थे तो मुस्कुराहट इनके चेहरों पर आती थी, लेकिन अब ये खुद क्या खाएं, ऊँट को क्या खिलाएं, इसी परेशानी के ऊपर हम आपको दिखाते हैं मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। तो मुदस्सिर उन लोगों के पास गए जिनके बारे में शायद आपका ध्यान नहीं था। मैं आपकी तवज्जो उनकी तरफ लेकर जाती हूँ जहाँ जानी ज़रूरी भी है। लॉकडाउन के बायस कारोबारी तबका बहुत बुरी तरह से परेशान है। रेहड़ी बानों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। गली गली जाकर बच्चों के पसंदीदा खिलौने, उनकी चीज़ें बेचती थी सकीना। इनकी बूढ़ी आंखें अब सुबह से लेकर शाम तक गाहक की मुंतज़र रहती हैं। सिद्रा गयास इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं। सफेद बाल, बूढ़ी हड्डियां और नम आंखें, ये है 70 साला सकीना बीबी, जो रेहड़ी पर मुख्तलिफ अशिया सजाए दिन भर सड़कों की खाक छानती हैं ताकि घरदारी के लिए कुछ रुपए कमा सकें। सकीना बीबी की आमदन का वाहिद जरिया रेहड़ी है, लेकिन लॉकडाउन में ये भी साथ छोड़ती जा रही है। पहले स्कूल खुले हो सन, कुछ ना कुछ बन जाता थे, शुक्र तल अल्हम्दुलिल्लाह। हुण स्कूल बंद हैं, कारोबार बंद हैं, महंगाई दे दौर हैं। 200 तो सब्जी दा कद्दू दी भाव है, तो की खाइए गरीब। सकीना बीबी और इन जैसे हजारों रेहड़ीबान मुंतजिर हैं कि कब हुकूमती इमदाद मिले और ये अपने घर के लिए राशन खरीद सकें। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, एक और मामले का जिक्र करते हैं। मुहलिक वायरस, कोरोना वायरस। इससे हिफाजत के लिए आपने भी देखा होगा जगह जगह नस्ब किए जा रहे हैं क्लोरीन स्प्रे गेट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका फ़ायदा साबित नहीं है, लेकिन नुकसान साबित है। इंसानी सेहत पर इसके मुज़र असरात ज़रूर सामने आए हैं। इस्लामाबाद से शहजाद अली ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में जगह जगह क्लोरीन स्प्रे वाले वॉक थ्रू गेट्स नस्ब करने का रुझान। जरासीम कुछ स्प्रे वाले वॉक थ्रू गेट्स का फायदा है या नहीं, ये बहस तो अपनी जगह, मगर माहिरीन सेहत के मुताबिक इसका नुकसान साबित शुदा है। हमारी आंखों के ऊपर एक नेचुरल आंसू की लेयर होती है जो हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो ये उस लेयर को बिल्कुल रिमूव कर देता है। WHO की गाइडलाइंस में ऐसे वॉक थ्रू गेट्स के जरिए जरासीम खत्म करने की कोई मिसाल है, ना ही इसका कोई साइंसी सबूत। अब जो गेट नस्ब हो गए, इनके मुज़र असरात को कम कैसे किया जाए, डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर भी बता दी। आंखों के ऊपर कोई गॉगल या ऐनक पहनी हुई हो, या फिर आप अपनी आंखें बंद करके गुजरें ताकि आपकी आंखों के अंदर एक तो वो ना आए। दूसरा, आप अपना मुंह खोल के मत जाएं कि मुंह के अंदर आपके वो क्लोरीन जा सके। मोहलिक वायरस से बचने के जतन कहीं आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें। कोरोना से हिफाजत अपनी जगह, लेकिन ऐसे स्प्रे गेट से गुजरते वक्त अपनी आंखों और जिल्द की एहतियात भी लाजिम है। कैमरा इसरार सलीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद।
क्लोरीन स्प्रे और इसके साथ साथ हमने ऐसे कई वॉक थ्रू गेट्स देखे और उनसे मुताल्लिक खबर भी शेयर की, इवन इन कराची, कि जिसमें अल्कोहल भी डाली जा रही है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ किस लिए करते हैं कि वायरस मर जाए, इसलिए अल्कोहल उसमें डाली जा रही थी। अब ये जो सिर्फ क्लोरीन वाला स्प्रे है, इसके नुकसान से मुतालिक हम ये बात शेयर करते हैं। ऐसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही भी है आगाज़ से, WHO के एडवाइजरी से लेकर जितने माहिरीन हैं उनकी बात से जब हम आगे चलते गए, दैट्स वाई, क्योंकि कन्फ्यूजन थी, लोगों को लगा शायद फ़ायदा होगा, गेट्स बन गए, नस्ब हो गया। अब मसला एक किरण ये है कि जब अहकामात हैं कि गेट्स लगाने और इनके दरमियान इनसे गुजरना ही ज़रूरत है, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, आप किसी ग्रॉसरी स्टोर जाएं और वो कहें कि आपने इससे गुजरना ही है, तो आपको गुजरना पड़ेगा। और एहतियात भी उन्होंने बता दी, वैसे ही गुजर जाए, ना मुंह खोल के जाए, ना आंखों को फाड़ फाड़ के दो। और किसी ने अगर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनने के बाद इससे गुजरने की कोशिश की हो तो वो मुंह खोल के गुजरा होगा। चलिए वो याद रखिएगा कि फिर दीगर कंपनीज ने जो कहा था। बहरहाल अब आगे बढ़ना होगा। आपने ट्रंप साहब की बात की है ना, मैं उनकी बात करती हूँ। किन की? शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की 20 रोज बाद पहली मर्तबा मंजर आम पर आए हैं। उनकी सेहत के बारे में दुनिया भर में अफवाहें थीं, अंदाजे लगाए जा रहे थे। किम जोंग उन 12 अप्रैल को एक तकरीब के दौरान सरकारी मीडिया पर दिखाई दिए थे। इसके बाद से उनकी सेहत के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही थी। किम जोंग 20 रोज बाद मंजर आम पर आए हैं। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा एक फैक्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इन्होंने ऐसा देखा गया। सरकारी मीडिया ने इसके बाद ऐसी कुछ तस्वीर भी जारी की जिनमें देखा जा सकता है कि किम जोंग उन फीता काट रहे हैं। ताहम शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया की इस खबर की अभी तक आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं की जा सकी। कन्फ्यूजन। लेकिन चलिए, एटलीस्ट पिक्चर सामने आने के बाद वो जो बहुत से स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे थे उनकी सेहत को लेकर, एटलीस्ट अब वो लोग वो शेयर नहीं करेंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। एनीवेज, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की बात कर लेते हैं। उन्होंने आलमी ताकतों और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में क़यादत के फुक़दान पर अफसोस का इजहार किया। बड़ा दुरुस्त ये इजहार है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी उस वक्त तकसीम हो गई जब मुत्तहिद होना पहले से ज़्यादा ज़रूरी, पहले से ज़्यादा अहम था, क्योंकि ये वक्त है कि जब हम सबको यूनाइटेड होना है इस वबा के ख़िलाफ़। वो चाहे किसी मुल्क के अंदर हो, वो चाहे ख़त्ते में हो, वो चाहे इंटरनेशनल फोरम की बात हो। क़यादत और ताकत के माबैन एक राबता मुनक़ता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस मसले को देख लिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 रुकनी अमरीकी सलामती काउंसिल ने एक ऐसी करारदाद पर बातचीत करने की कोशिश में 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजारा है, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में तमाम ममालिक के माबैन बाहमी ताउन की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा और दुनिया भर के तनाज़ात में इंसानियत सोच समझौता करने का मुतालबा किया गया है। अच्छा देखिए, ये जो सिचुएशन है ना बिगड़ती भी कुछ, हम इसके ऊपर तो बात कर ही रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि हम आज भारत के बारे में भी आपको बता दें, और ये बताना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट के बाद भारत को मुसलमानों पर मजालिम से पीछे हटना होगा। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बताया। भारत के खबर रसा इदारे इंडिया लीगल ने स्पेशल रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि भारत को अगर दुनिया के साथ चलना है तो इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा, जो कुछ वो कर रहे हैं नहीं चलेगा। हम ज़रा बात करते हैं कोरोना की, पाकिस्तान में कोरोना की, और इस सब के लिए हम क्या करें इन कोशिशों की। लेकिन उस सब से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको बता दें इस सिलसिले में। आज आपको पता तो होगा ना, आज पोर्टल के इजरा की बात भी हमने की थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज एक मसरूफ़ दिन गुजारेंगे और वो इसलिए भी मसरूफ़ होगा क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। हम ज़रा आपको दिखाते हैं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं। ये पेश करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम की कोई मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों के अंदर बांटा गया। अब तक 81 अरब रुपया बांटा गया, तकरीबन 3 हफ्ते में 81 अरब रुपया, और ये 68 लाख ख़ानदानों के बीच में बांटा गया। इसकी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहीं मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा, और ये उस तबके के पास क्या है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूर तबका है, गरीब तबका है। अब ये जो दूसरा फेज़ है, अभी तो एहसास कैश प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन ये जो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोजगार हो गए कोरोना वायरस की, ये लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों के लिए जो भी बेरोजगार है
हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोजगार हुआ है। सिर्फ ये उसे बताना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर। और उनको जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे, उसका एड्रेस आपके सामने आएगा। अभी डॉक्टर सानिया वो आपको सामने वो बता देंगे एड्रेस, उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। हमें ये भी एहसास है कि हर किसी को वेबसाइट के ऊपर अपना नाम इंदराज करना नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई स्टूडेंट्स हो, कोई घर में लोग हों जिनको इंदराज करवाना आता है, वो कर सकते हैं। मैं अपनी टाइगर फोर्स जो कि हमारी इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा है, उनको भी मैं कहूँगा कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर आप भी इस तरह के मुस्तहिक लोगों को जो बेरोजगार हुए हैं, आप इन तक पहुँचे और आप भी इंदराज करवाएं इनका जो भी इनका जो ID कार्ड और जो रिक्वायरमेंट्स है। और फिर हम इस जो भी रजिस्टर होंगे नाम, उनको उसी तरह हम एक सिस्टम के जरिए एक स्क्रूटनाइज करवाएंगे, जिस तरह के जो एहसास प्रोग्राम के अंदर लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिस तरह उनको हम स्क्रूटनाइज करते हैं। हमारे पास पूरा सिस्टम है, नादरा का डेटाबेस है, उसके थ्रू तो हम पूरी तरह फिर चेक करके और जो भी क्वालिफाई करेंगे इनमें से उनको हम डायरेक्टली फिर कैश पहुँचवाएंगे, जिस तरह के आपने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए ये जो 81 अरब रुपया कैश पहुंचा है। अब जो भी और मैं पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जितने लोगों ने आज तक मुझे पैसे ये मेरे फंड में, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में पैसे दिए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपको ये फिर यकीन दिलवाना चाहता हूं कि ये जो भी आप पैसा दे रहे हैं, ये सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये आपके सामने बताया जाएगा ये किधर खर्च किया गया। ये खुद मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कि ये वाकई उधर उन लोगों तक जा रहा है। ये सारा इस सब पैसे का ऑडिट होगा, कौम के सामने इसकी पूरी मैं तफसीलात भी दूंगा। यानी जिस तरह मैंने आज तक शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए या नमल यूनिवर्सिटी के लिए, ये सारों के लिए हमारी ऑडिट होती है, रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट होती है। पब्लिक कोई भी चेक करना चाहे कि वो पैसा किधर गया, वो पब्लिक को बताते हैं और ख़ास तौर पर डोनर्स को हम बताते हैं कि उनका पैसा किधर गया। तो उसी तरह ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का सिस्टम हम लेके आए हैं। आपको जो भी आपका पैसा आएगा, पहले तो आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों तक दिया जाएगा और इसकी फिर पूरी ऑडिट होगी। दूसरी चीज़ इस प्रोग्राम की जो ख़ास बात है वो ये कि जो भी आप पैसा देंगे इस फंड के अंदर, इसका 4 गुना पैसा इससे ज़्यादा गवर्नमेंट देगी इस फंड को। यानी कि 1 रुपये अगर आप देंगे तो 4 रुपये गवर्नमेंट देगी इस फंड के अंदर, जो कि ये जाएगा इन लोगों को जो बेरोज़गार हुए। इसका मकसद क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं ये लॉकडाउन की वजह से। तो ये जो इस फंड का मकसद ही ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और फिर ये भी मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि हम जो भी कर लें, जितने ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। कोई भी मुल्क के लिए मुश्किल है आज तक। अमीर मुल्क भी आजकल के कोरोना के लॉकडाउन के जो असरात हैं उनकी वजह से वो भी समझते हैं कि वो हर इंसान तक नहीं पहुंच सकते जो मुतासिर हुआ है। लिहाजा सारी दुनिया के अंदर अब कोशिश है कि कारोबार शुरू हो। अमीर मुल्क भी अब कारोबार अपना शुरू कर रहे हैं। न्यूयॉर्क जैसी जगह जिधर हजार लोग दिन में मरते रहे हैं, जिधर मेरे ख्याल में कोई 20,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं,
उन्होंने भी फैसला किया है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी इंडस्ट्री खोली है। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि ये ज़्यादा देर तक लॉकडाउन कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसके दूसरे इतने मनफी असरात माशियत के ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि वो अमीर से अमीर भी गवर्नमेंट लोगों को का ध्यान नहीं रख सकती। तो लिहाजा हमने एक तो पूरी कोशिश की है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर वो हम इंसेंटिव्स दें अपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जो कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इस सेक्टर को नहीं मिले। हर किस्म की हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। ख़ास तौर पे जो दिहाड़ीदार है वो सारे लोगों को मौका मिलेगा रोज़गार का। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम पूरी तरह खोल रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे इनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, कभी पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं मिले जो अब मिले। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखें कि डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब इसका फ़ायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसलन फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करती हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो इसका मतलब सारी चीज़ों की आप कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। केरोसिन ऑयल एक महीने में हमने पहले 15 रुपए कम किया, अब 30 रुपए कम किया, तो एक महीने में 45 रुपए हमने लीटर केरोसिन ऑयल की कीमत कम की है। तो अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान का मुकाबला जो सिर्फ इसमें पेट्रोल में है, पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए का है, हिंदुस्तान का 153 रुपए का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपए लीटर है। डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर है। सो इसलिए मुझे ये बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कोशिश की कि जब तेल की कीमतें नीचे आए कि हम और ज़्यादा अपने पैसे बढ़ाएं। हमने पूरी कोशिश की है कि आवाम के ऊपर आप बोझ कम करें, और जिस तरह हमने ये जो इंसेंटिव्स बाकी भी इंडस्ट्री को दिए हैं, जो हमारा नज़र आपको भी बताएंगे कि हमने कितनी इंडस्ट्री को अब कितने इंसेंटिव्स दिए हैं। मकसद ही सारा ये है कि जितना इंडस्ट्री को हम इंसेंटिव्स देते रहेंगे, जितनी इंडस्ट्री अपनी काम करेगी, उतना ज़्यादा हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और असल इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किस तरह अपने लोगों को रोज़गार दें, हम किस तरह लोगों का बोझ कम करें। ये जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया में मसला आया हुआ है। हमारे से पहले मैं चाहूँगा कि सानिया निश्तर आपको ज़रा ये सिर्फ ये बता दें कि अब तक इनके एहसास कैश प्रोग्राम के क्या हालात हैं, और इसका भी बता दें कि ये जो हमने आज नया पोर्टल अनाउंस किया है और जिसमें नई वेबसाइट दी है उन लोगों की रजिस्टर करने की जो आज जो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए। जी सानिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की हमारी हुकूमत पे खास इनायत है
हम सब सर आजी से जुड़े हुए हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी हुकूमत को ये सादत दी और हमारी हुकूमत को ये वसीला बनाया और हमें ये शर्फ बख्शा कि हम तरक्की पजीर ममालिक में शायद वो पहला मुल्क है जिससे इतनी तेज़ी से इतनी बड़ी तादाद में मजबूर और तकलीफ इंतहाई तकलीफ रहने वाले लोगों की इतनी जल्दी मुआवजा की है। ये हुकूमत के बस में ये चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है और हमारी हुकूमत उसका एक वसीला बनी है। हम सब के सर आज आजी से जुड़े हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, लेटेस्ट जो हमारी जो डिटेल्स आई हैं उनके मुताबिक 6.8 मिलियन खानदानों को अभी तक इमदाद दी जा चुकी है। अभी सिर्फ 23 दिन हुए हैं जिसमें छुट्टियाँ भी शामिल हैं और अभी तक 83 बिलियन जो रुपए हैं वो उसकी तस्दीक हो चुकी है 6.8 मिलियन खानदानों को। ये रकम दी जा रही है कैंपों में जो कि सूबाई हुकूमतों और ज़िलाई हुकूमतों के इश्तिराक के साथ हमने बनाए हैं। ये रकम दी जा रही है छोटे छोटे दुकानदारों के जरिए जो हमारे पार्टनर बैंक हबीब बैंक और बैंक अलकला के जरिए उनको रकम दी जा रही है। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में ये रकम लोगों तक पहुँच रही है क्योंकि लॉकडाउन सभी जारी हैं। दफ़ा 144 कई जगह में नाफिज है और बहुत ही दुश्वार सूरत हाल में जो लोग हमारे साथ ऑन ग्राउंड हमारी मदद कर रहे हैं, मैं उनको सलाम भी पेश करती हूँ और हुकूमत की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। जो रकम दी जा रही है उसकी पहले 3 कैटेगरीज थी। सबसे पहले कैटेगरी 1 जो कि एहसास किफ़ालत की सार्फिन थी, जिस तमाम ख़वातीन थी। 4.5 मिलियन इनका नंबर था। ये तकरीबन इनको रकम की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है। ये वो लिस्ट है जो कि पहले BISP की लिस्ट हुआ करती थी। इसमें से 8,20,165 लोग निकाल के हम एहसास किफ़ालत में इनकी गिरोह में शामिल कर दिया था और इन ख़वातीन को रकम की तस्दीक ऑलमोस्ट तकरीब तक पहुँच गई है। कैटेगरी 2 और 3 ये वो कैटेगरीज थी जो 8171 की SMS स्कीम के जरिए हमारे प्रोग्राम में आए थे। उनकी जांच पड़ताल हुई और अभी 50% से ज़्यादा इस कैटेगरी 2 को भी रकम की तस्दीक हो चुकी है। कैटेगरी 3 की खास बात यह है कि 8171 सार्फिन के साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट लिस्टों को भी मजबूत रखा जाएगा। इनकी जांच पड़ताल पे अभी काम हो रहा है और इंशाल्लाह मंगल के दिन हमें टोटल जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। कैटेगरी 4 जो है अब एक नई कैटेगरी हम शुरू करने लगे हैं क्योंकि इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते से पहले ही हमारी जो पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी को रकम की तस्दीक का मरहला तकमील को पहुँचेगा। तो अब हम एक कैटेगरी 4 शुरू करने लगे हैं और कैटेगरी 4 के जो फंड्स हैं वो वज़ीर आज़म के कोविड फंड से आएंगे और वज़ीर आज़म के जो कोविड फंड है उसमें 1 रुपया पे जो 4 रुपये है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का जो बजट है मजदूरों के लिए वो वहाँ से आएगा। कैटेगरी 4 जो है वो उसमें लोग कैसे शामिल होंगे वो कैटेगरी 1, 2 और 3 से मुख्तलिफ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगरी 1 में हमारी मौजूदा किफ़ालत की लिस्टें थी। कैटेगरी 2 में हमारी 8171 से आई हुई लिस्टें थी। कैटेगरी 3 में 817 SMS स्कीम और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आई हुई लिस्टें शामिल थी और कैटेगरी 4 में जो है वो एक वेब पोर्टल के जरिए दरखास्तें दी जाएंगी। सानिया निश्तर वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इस वक्त बात कर रही हैं, कह रही हैं 6.8 मिलियन ख़ानदानों को माली मदद दी गई और इसके लिए ज़िले इंतज़ामिया की और सूबाई हुकूमतों की मदद ली गई और इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस सिलसिले में बात कर रहे हैं क्योंकि आज वेब पोर्टल का इफ्तिताह उन्होंने बाकायदा तौर पर कर दिया और किस तरीके से लोग उस पर अप्लाई कर सकेंगे उससे मुताल्लिक शेयर की जा रही थी डिटेल्स। एनीवेज वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हमारे सूबों में टेस्टिंग कितनी हो रही है, कल से अब तक में क्या कुछ हो चुका है, अब हम मुख्तलिफ शहरों का जायजा लेंगे, अपने रिपोर्टर्स की तरफ जाएंगे। लाहौर से हमारे साथ देंगे दानियाल उमर, इस्लामाबाद से अरहम खान हमारा साथ देंगी, साथ बिन उवैस भी हमको पेशावर से अपडेट करेंगे। पहले हम चलते हैं लाहौर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ हो चुका है कल से लेकर आज तक में। दानियाल, ज़रा मुझे बताइए तो सही, टेस्टिंग के बारे में भी, जो मरीज थे कुछ उनके बारे में भी थोड़ा सा परेशानी वहाँ भी थी, मजमूई सिचुएशन 24 घंटों में। जी बिल्कुल, पंजाब की मजमूई से जो सिचुएशन है 24 घंटों की वो कोई खासी अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये है कि पंजाब में जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो तो बहुत ज्यादा है। इस वक्त पंजाब के अंदर 6374 जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। जितनी भी पंजाब के अंदर लैब मौजूद हैं, जिनके अंदर 4974 टेस्ट जो है वो हमारी सरकारी लैब्स के अंदर हो सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे तकरीबन जो 1500 टेस्ट हैं वो दो जो प्राइवेट लैब्स हैं जिनमें शौकत खानम और चुताई लैब शामिल है, उसमें मजमूई तौर पर हो सकते हैं। तो पंजाब के पास काफी ज्यादा टेस्टों की कैपेसिटी है, लेकिन पिछले 10 दिन में देखने में ये आया कि पंजाब के अंदर टेस्ट बहुत कम किए गए। उसकी शायद एक वजह, जो कि महकमे सेहत में चंद लोग भी हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि शायद ये नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर जो मरीजों की तादाद है वो कम करने के लिए दानियाल इस पर वज़ीर का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जितने सैंपल्स आते हैं हम टेस्ट कर लेते हैं, सैंपल्स ही कम आए तो इसलिए टेस्ट भी हमने कम किए हैं। तो मुझे ये भी बता दीजिएगा उनकी इस बात से लिंक करते हुए कि जो आज सीएम साहब ने कहा है कि कल हम 6000 टेस्ट कर पाएंगे, कैपेसिटी अटेन कर लेंगे या हम टेस्ट करेंगे 6000 पर डे इन पंजाब? जी बिल्कुल, शोएब, वज़ीर सेहत पंजाब ने तो ये बात कह दी है कि हमारे जो टेस्ट का ये बयान इसलिए है क्योंकि पहले पंजाब के अंदर जो तबलीगी इज्तिमा के जो लोग हैं, इसी के साथ साथ जो ज़ायरीन हैं या फिर जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जिनके वो टेस्ट कर रहे थे, अब उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो पंजाब के अंदर सिचुएशन ये है कि अगर कोई मरीज पॉजिटिव आता है तो 24 से 48 घंटे तक तो उसे अस्पताल ही नहीं शिफ्ट किया जा रहा। बहुत ज्यादा सिफारिशों के बाद जो है वो अगर अस्पताल शिफ्ट किया जाता है तो उसके बाद 48 से 72 घंटों तक उनके घर वालों की जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। ये जो आपने बात कर दी कि अगर एक शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता, ये तो सिचुएशन अलार्मिंग है। क्यों शिफ्ट नहीं किया जाता? स्पेस नहीं है, मैकेनिज्म वीक है, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल शोएब, एक तो पंजाब कह रहा है कि हमारे पास टेस्टों की सलाहियत बहुत ज्यादा है। अगर टेस्टों की हम कुछ डिटेल्स की बात करें तो उसके अंदर पंजाब ने 20 अप्रैल को जो है वो 2345 टेस्ट किए, जब पंजाब में कहा जा रहा था कि उनके पास 5000 टेस्टों की सलाहियत है। फिर उसके बाद अगले दिन 2221 23 अप्रैल को 1832 टेस्ट किए गए, 24 अप्रैल को 2000 ठीक है, पर डे जो टेस्टिंग है उससे मुताबिक तो बताएं। सॉरी क्योंकि वक्त कम है। दानियाल साथ रहिएगा। अरहम खान की तरफ चलते हैं, इस्लामाबाद की सिचुएशन उनसे जान लेते हैं। अरहम, इस्लामाबाद, यहाँ से ज़ाहिर है पॉलिसी बनती है और यहाँ से हमें खबरें मिलती हैं कि टेस्टिंग किट्स हर सूबे को जा रही हैं, लेकिन खुद इस्लामाबाद में सिचुएशन क्या है? कैपेसिटी कितनी है और टेस्ट हो कितने रहे हैं? बिल्कुल शुएब, इस्लामाबाद जो है यहाँ पर चूंकि वजारत कौमी सेहत है और वही इदाद-ओ-शुमार जारी करती है, लेकिन इस्लामाबाद में चूंकि कोरोना केसेस कम हैं जिसकी वजह से टेस्ट भी यहाँ पर कम किए जा रहे हैं और सिर्फ उन एरियाज को सील किया जा रहा है जहाँ से 30 से ज़्यादा केसेज जो हैं वो निकलते हैं कोरोना वायरस के। अभी तक की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 495 जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं और अब तक मजमूई अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 11,679 जो हैं टेस्ट इस्लामाबाद में किए जा चुके हैं। और अगर हम दीगर शहरों की बात करें, जिस तरह से हम अक्सर ये भी देखते हैं कि पंजाब और सिंध जो है उनके दरमियान काफी शदीद लड़ाई होती है कि किधर ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा टेस्ट जो है वो वजारत कौमी सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक में हो रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है इस्लामाबाद का, बहुत अच्छा मौसम है। चलिए, मुझे कराची के बारे में जानना है ना, मैं फैसल खान से बात कर लेती हूँ। फैसल खान, गर्मी का अहवाल छोड़ दें, टेस्टिंग के बारे में बता दीजिए। कैपेसिटी यहाँ पर कितनी है, सिंध भर में कितनी कैपेसिटी है, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, मजीद टेस्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए किरण, अगर पूरे सिंध की बात करें तो सिंध में इस वक्त 3970 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पे सिंध हुकूमत टेस्ट कर सकती है। इसमें से कराची में अगर देखें तो कराची में 3100 के करीब टेस्ट किए जा सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो टेस्ट की कैपेसिटी है कराची में
वो दो, एक इंडस हॉस्पिटल है, दूसरा कराची यूनिवर्सिटी में एक लैब है, वहाँ पर 800 के करीब रोजाना टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद ठीक है फैसल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आप तो इससे मुतालिक शेयर्स डिटेल करें, लेकिन एक बार फिर हम नाज़रीन को लिए चलते हैं। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त बात कर रहे हैं। ये वही बैठक है कि जिसमें वेब पोर्टल की बात की गई। सानिया निश्ता साहिबा इससे पहले ब्रीफ कर रही थी और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान वेब पोर्टल पर ही ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से पाकिस्तान भर में मदद की गई है एहसास प्रोग्राम के तहत, कैश भी बांटा गया है, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने दीगर ममालिक की भी बात खुद नहीं भर सकेगा, लिहाजा हम ज़रूरत पड़ेगी वॉलंटियर्स की, और हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग टाइगर फोर्स का भी हिस्सा बने, वो सब आके इनकी मदद करें। ये मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी ये हमारी ये एहसास की जो कैश ट्रांसफ़र्स है, या ये जो हमारा बेरोज़गार लोगों के लिए जो आज प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया है, इसमें किसी किस्म की कोई सियासत बीच में नहीं आएगी। यानी कि सियासी बेसिस के ऊपर, लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस के ऊपर ये पैसा नहीं दिया जाएगा, ये स्ट्रिक्टली मेरिट के ऊपर दिया जाएगा। जिस तरह अगर शौकत खानम में कोई मरीज आता है तो कोई सिफारिश नहीं चलती, वो सिर्फ उसका मेरिट के ऊपर फैसला होता है कि इस मरीज का हम इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस तरह के अगर कोई भर्ती होती है शौकत खानम में तो वो मेरिट के ऊपर होती है। नवल यूनिवर्सिटी में भी यही है। इस प्रोग्राम के अंदर भी कोई ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है या नहीं। जो भी मुस्तहक लोग हैं मेरिट के ऊपर उनको हम उनकी हम मदद करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि हमने पूरी कोशिश की है, किसी गवर्नमेंट ने इतनी कोशिश नहीं की कि अपनी इंडस्ट्री को इतने ज़्यादा हम इंसेंटिव्स दें, अपनी कंस्ट्रक्शन को। अभी हमारे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को जिस तरह के पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए, ये कभी पहले नहीं मिले। कोशिश ये है कि हमें पता है कि ये तो एक शॉर्ट टर्म है, ये जो हम कर रहे हैं तो थोड़े आर्जी तौर पे हम मदद कर रहे हैं मुतासरीन की, लेकिन हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, अपनी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, इसकी हमने मदद करनी है। तो इनके लिए भी हमने पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए हैं। लोगों के लिए बोझ कम करने के लिए, आम आदमी के लिए जो बड़ी मुश्किल में है, हमने पूरी कोशिश की है। ये जो पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल, इनकी हम थोड़ी और कीमत ऊपर रख के खुद भी पैसा बना सकती थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी बड़ी मुश्किल हालात में है। हमारे भी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 35% नीचे चली गई है इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमने फिर भी फैसला किया कि इस वक्त आवाम को मैक्सिमम रिलीफ चाहिए, इसलिए हमने उनके लिए ये पूरा ख़ास तौर पर डीजल के ऊपर 42 रुपए लीटर डीजल नीचे आया, जो कि सारे बड़े सगीर में सबसे कम कीमत है, ताकि सब शोबों को फ़ायदा हो इससे। आखिर में मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। तो हमने इसके साथ जो रहना है उसमें बड़ी हिकमत की ज़रूरत है। अवाम भी अपनी हिकमत इस्तेमाल करे, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, हर रोज़ बैठ के हम असेस करते हैं सिचुएशन, लेकिन इसमें अवाम की शिरकत की ज़रूरत है। आपको पूरी तरह इसके अंदर जितना आप अपना डिसिप्लिन शो करेंगे, जितनी आप जिम्मेदारी शो करेंगे, जितनी आवाम इसके अंदर शिरकत करेगी और गवर्नमेंट और आवाम मिल के, उतना ही हम बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल है कि आपने खुद जिम्मेदारी से अपने अंदर फासले पैदा करें, खुद जिम्मेदारी से देखें कि अगर गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है कि आप रोज़गार लेने के लिए आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री में जाएं, तो अपने मास्क पहन के जाएं, एहतियात पूरी करें। और फिर ये जो हमारे जो लोग जिनका पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है, मसलन जब जो टेस्ट होता है कोरोना का, जिनका पॉजिटिव आता है,
हमें पता है कि ज़्यादातर लोगों को कोई इसका असर ही नहीं होगा अगर पॉजिटिव टेस्ट हो। ये भी है कि तकरीबन दुनिया में 5 से 6% लोग जिनको कोरोना वायरस होती है उनको ही अस्पताल जाना पड़ेगा। ये भी हमें पता है। हमें ये भी पता है कि जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हों उसमें तेज़ी से फैलती है कोरोना। शायद कोई वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जितनी कोरोना फैलती है। तो लिहाजा अगर हमें ये सब कुछ पता है तो एक तो हमें अपने ऊपर डिसिप्लिन पैदा करके फासले रखने हैं। दूसरी चीज़ कि जो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उनको खुद जिम्मेदारी लेके अपने घरों में क्वारंटाइन करना चाहिए। मैंने अभी पंजाब गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे बात की कि ये जो इनके हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, इसके अंदर जब लोगों को लेके आते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को लेके आते हैं, फिर लोग खुश नहीं होते, पुलिस रखनी पड़ती है जिस तरह के वो कोई मुजरिम है जिनको बंद कर रहे हैं। ऐसा कभी भी एक जिम्मेदार आज़ाद माशरा ऐसे नहीं चलता। वो खुद लोग जिम्मेदारी लेते हैं। लोगों को पता है कि अगर मुझे आज मेरा भी टेस्ट हुआ था, अगर वो पॉजिटिव हो जाता तो मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैं लोगों से अपने आप को अलहदा करूं, और मैं जब तक मेरा सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते तो मैं खुद जिम्मेदारी लेके लोगों से दूर हूं। इसलिए ज़बरदस्ती, ये कभी भी हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर से ये हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लोगों को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो खुद फैसला करे कि उसने क्वारंटीन करनी है। और अगर घर जाए तो उसे पता होना चाहिए कि उसके बूढ़े माँ बाप या घर में कोई बीमार हो, उनकी जानों को आप खतरा डाल रहे हैं। आपको तो खुद खतरा नहीं होगा, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए और बीमार लोगों की आप जानों को खतरा डाल रहे हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी लें ताकि ये आप और लोगों की जानें खतरे में न डालें। मैं फिर से अपनी कौम का अब तक शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे पता है बड़े मुश्किल हालात में कौम ने अभी तक ज़्यादातर, हर जगह नहीं, ज़्यादातर बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा 6 महीने भी जा सकती है, अगले साल भी चल सकती है, तो ये कौम कैसे इसमें से निकलेगी डिपेंड करेगा कि बहैसियत कौम हम सब मिलके इसका कैसे मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान वेब पोर्टल का इफ्तिताह करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने आज फिर कहा कि हम ज़्यादा अरसे तक लॉकडाउन में रह नहीं सकते और जो सबसे ज़्यादा मुतासर है उसको हमने फैसिलिटेट करना है। एनीवेज वक्त वेब ब्रेक का, उसके बाद आते हैं हेडलाइंस के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल हर जानिब बुरी खबरें आती हैं, खौफ का राज है, ज़ाहिर है पैनिक सिचुएशन है ड्यू टू दिस पैंडेमिक। मगर आपको आफतों के इस दौर में मईशत के मैदान से चंद अच्छी खबरें सुनाते हैं। अप्रैल जिसका आगाज़ जब हुआ तो लोगों ने सोचा कि ये महीना मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें लाएगा, लेकिन इंतहाई बुरे हालात में शुरू होने वाले अप्रैल का खात्मा बहुत बेहतर हुआ। कोरोना से पहले खान साहब की सबसे बड़ी अपोजिशन महंगाई बन चुकी थी, मगर अप्रैल में 1 साल बाद महंगाई के नंबर्स 10% से गिरकर 8.5 पर आ गए। स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई, डॉलर के पर भी कटे, डॉलर की कीमत जो है वो 160 पर आ गई। कहते हैं हर मुश्किल के साथ आसानी आती है और यही हाल पाकिस्तान की मईशत का भी है। अप्रैल शुरू हुआ तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि ये महीना मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें लाने वाला है, लेकिन इंतहाई बुरे हालात में शुरू होने वाले अप्रैल का इख्तिताम बहुत बेहतर हुआ। कोरोना से पहले खान सरकार की सबसे बड़ी ऑपोजिशन महंगाई बन चुकी थी, मगर अप्रैल में 1 साल बाद महंगाई के नंबर्स 10% से गिरकर 8.5 पर आ गए। स्टॉक मार्केट में अप्रैल में रिकॉर्ड रेल पेल हुई। 100 इंडेक्स 29,000 की सतह से 34,000 तक जा पहुंचा। डॉलर के पर भी कटे और $1 की कीमत 166 रुपए से गिरकर 160 रुपए पर आ गई।
कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। यही हाल पाकिस्तान की मईशत का भी है, जहां एक तरफ तो कोरोना लॉकडाउन नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी मार्केट में आने वाले ज़लज़ले से पाकिस्तान को कुछ फायदे भी मिल रहे हैं। ये इकोनॉमी की बात थी, ये वहाँ के इशारे थे, ये वहाँ की खबरें थी। हम सियासत की बात करते हैं, कुछ इशारे खबर बनने जा रहे हैं, उनकी बात करते हैं। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 18वीं तरमीम पर बात चल रही है। नून लीग ने मशरूत हिमायत की ऑफर की है। ऐसा किसने कहा? शेख रशीद ने। समा के प्रोग्राम सवाल में उन्होंने ये इंकशाफ कर डाला। शेख रशीद के मुताबिक नून लीग ने नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने, शरीफ खानदान पर मुकद्दमात खत्म करने की शर्त रखी है। इससे पहले बात बयानात की थी और ये कहा जा रहा था कौन है जो 18वीं तरमीम पर बात करना चाहता है, लेकिन अब ये स्टेटमेंट आई है। सुनते आए कुछ लोग कुछ दो, वो बात यहां पर भी है। हिमायत के बदले नून लीग ने नैब कानून में तब्दीली भी मांगी है। यह भी इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन अली बाबा 40 चोर गैंग का हिस्सा थे। गैंग अपनी जगह पर है और मलबा सिर्फ जहांगीर खान तरीन पर गिरा है। प्रोग्राम आज रात 8 बजे नशर होगा। ये लेकिन जो अहम बातें हैं, कुछ बातें आपके सामने हमने रखती हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात चल रही है। किस पर वो बात चल रही है? 18वीं तरमीम पर। लेकिन क्या मांगा गया नून लीग की तरफ से और क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पर बात करेंगे। लेकिन शेख रशीद ने क्या कहा, पहले सुनवाते हैं आपको। या परसों खान साहब से ये पूछूंगा कि उन्होंने इशराफिया किसकी तरफ कहा है, क्योंकि मेरे खुद समझ में ये नहीं आई बात। क्योंकि सूबे तो उनके भी लॉकडाउन दोनों कर चुके थे, चीफ सेक्रेटरी उनके भी दोनों बयान कर चुके थे। सिर्फ इमरान खान का जो बयानिया था वो बेहतर था कि भी गरीब से ज़्यादा जुल्म होगा, इतना लॉकडाउन ना बुरा करो कि गरीब की चीखें निकल जाएं। वो गरीब की चीखें भी निकल गई और उल्टा इल्ज़ाम भी आ गया कि लॉकडाउन ठीक तौर पर नहीं हुआ। जहांगीर तरीन PTI का अहम रुकन है और सिर्फ इस केस में सिर्फ जहांगीर तरीन अकेला नहीं है, वो वन ऑफ दी अमंग दी गैंग ऑफ अली बाबा एंड 40 चोरों के गैंग का एक रुकन तो हो सकता है, लेकिन सारा नज़ला उस पर गिराया जा रहा है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं कह सकते। 18वीं तरमीम नून लीग साथ देगी अगर नवाज शरीफ का केस ख़त्म हो जाए और मरियम का केस ख़त्म हो जाए और शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएं और उनकी ख्वाहिश की तरमीमें आ जाएं तो 18वीं तरमीम में हमायत कर देगी। मैं ये ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अपोजिशन की और असद उमर की मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ। तो आपको मैंने हिंट ही दे सकता हूँ ना, यानी ये कहना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात जारी हैं, ये नहीं है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। मैं नैब को ईद के बाद टार्जन बनता हुआ देख रहा हूँ और ये टार्जन की वापसी होगी और टार्जन की वापसी से बचने के लिए वो चाह रहे हैं कि वो तरामीमें हो जाएं ईद तक। ईद कल परसों तक तो लोग वैसी बातें कर रहे हैं, अगर वो तरामीम नहीं हुई तो 18वीं तरमीम में नून लीग भी हमायत नहीं करेगी, वरना शायद नून लीग 18वीं तरमीम की हमायत कर दें। तो जनाब ये शो तो आज आप देख सकेंगे। आज 8 बजे की हेडलाइंस के बाद समा का ये प्रोग्राम अंबर शमसी ने गुफ्तगू की और शेख साहब ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने आटा बहरान के ऊपर, उस कमीशन के ऊपर भी बात कर ली, उन सारे सवालों के ऊपर भी बात कर ली। लेकिन ये जो सियासत है, जो PMLN के बारे में उन्होंने कहा है, हम कोशिश करेंगे अब इसी सिलसिले में बात कर सकें। राना सनाउल्लाह साहब लीगी रहनुमा हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ये फरमाइएगा क्या वाकई ऐसे ही है टॉप लीडरशिप और असद उमर साहब कुछ राबिते हो रहे हैं? देखिए, ये शेख रशीद साहब जो है, इनकी मिसाल उस डींगे मारने वाले कप्पी जुब्बे इंसान की है कि जो चपड़ासी से गुफ्तगू करके ना तो अफसर की जो है वो पूरी खबर जो है ना वो इलाके में दे देता है। खबर लाके देता है आपने खुद का? हाँ, नहीं, हाँ, चपड़ासी से बात करके, यानी चपड़ासी से बात होती है और अफसर की खबर देता है, यानी इससे कुछ मालूम नहीं होता। ये ऐसे इधर उधर की जो है भागता रहता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसका, हाँ, इसका नाम सीधा टल्ली ऐसे नहीं पड़ा। ये कोई नाम इसका हमने नहीं डाला, हमने तो इसका नाम पिंडी का शैतान डाला है ना। सीधा टल्ली इसकी वालदा ने नाम डाला है इसका, इसके मोहल्लेदारों ने। राना साहब खबर के बारे में बता दें, वो कह रहे टॉप लीडरशिप है, आप कंफर्म कर सकते, किसी की कोई मुलाकात नहीं है? देखें, मैं ये आपको बता दूं, हमने आज तक कभी भी गवर्नमेंट से नहीं कहा कि वो नैब में तरामीम के लिए हमारे साथ बात करे। गवर्नमेंट ने खुद जो है वो ऑर्डिनेंस जारी किया, ये जो ब्यूरोक्रेट्स और अपना बिजनेसमैन के लिए जारी किया, और खुद गवर्नमेंट आई हमारे पास कि जी हमारे साथ आए, इसके ऊपर बात करें,
और हम इसको जो है वो पास करवाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने हमेशा ऑफर की है, गवर्नमेंट ने हमेशा, तो गवर्नमेंट ने अब लेटेस्ट भी ऑफर कुछ की है राणा साहब? जी नहीं की। अभी ये जो 2-3 दिन से ये जो खबर चल रही है, इसके मुतल्लक हमारी उनके साथ यानी 18वीं तरमीम से मुताल्लिक नून लीग के किसी रहनुमा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की कोई बात नहीं हुई? नहीं, 18वीं तरमीम के भी मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। देखे, ये शेख रशीद का तो हाल ये है कि आपको पता है, ये एक दफा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो वो अखबारी नुमाइंदे ने इससे पूछा कि जी सुना है मरियम नवाज से जो है वो जेल में फोन पकड़ा गया। राणा साहब, लेट्स नॉट गो इनटू दोज इश्यूज, प्लीज साथ रहिएगा। अंबर शम्सी ने भी ज्वाइन कर लिया। राणा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज हम साथ रहिएगा। अंबर शम्सी, आपना चाहेंगे जरा, ये इंटरव्यू आपने कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया है। राणा साहब तो कह रहे हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, ना नैब तरमीम से मुताल्लिक, ना 18वीं तरमीम से मुताल्लिक। शेख साहब श्योर हैं, जिस तरह वो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, कि उनके पास कंफर्म्ड ये इतलात हैं कि असद उमर साहब से मुलाकात हुई है टॉप लीडरशिप की ऑपोजिशन से? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देर पहले जब शेख रशीद साहब काफी मूड पे थे कुछ इस्तफात करने के लिए, और मेरे ख्याल में उन्होंने क्योंकि असद उमर साहब का नाम दिया, नून लीग तो जाहिर है रद्द करती रही है। ख्वाजा आसिफ साहब से भी जब इंटरव्यू किया गया था, उन्होंने उस वक्त भी रद्द किया था। मैंने उनसे दोबारा से पूछा रशीद साहब से कि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे कि कोई बातचीत नहीं चल रही, तो वो ख्वाजा आसिफ साहब की तो बात को उन्होंने नजरअंदाज कर लिया, लेकिन वेरी वेरी श्योर की बातचीत चल रही है, ये बार्गेनिंग हो रही है। और वाज़ेह तौर पर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो अपने 18वीं तरमीम पे कोई पे बातचीत करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास सूबा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो शायद तैयार है, उनके मौक़िफ़ है, उनका कहना है, उनके बकौल, क्योंकि उनको यहाँ एक बार्गेनिंग पोजीशन नजर आ रही है नैब तरमीम के हवाले से भी। और साथ ही रहे शहबाज शरीफ साहब, जी सॉरी बात कर रही है, हमारे साथ ही रहिए। राणा साहब, आप ये फरमा दीजिएगा, एक तो ये कि आप वाकई क्या ऐसे ही है 18वीं तरमीम ऐसा मामला है कि जिसपे आप लचक दिखा सकते हैं, दूसरे ये कि ये जो असद उमर साहब का नाम आ रहा है कि उनके साथ में राबिते हैं, वो कर रहे हैं ये सारा काम, वो बातचीत के लिए है, मुझे बता दें इस बारे में। जहाँ तक 18वीं तरमीम का मामला है, उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है PMLN का। कोई उसके ऊपर ना बात होगी, ना उसमें कोई उसके ऊपर कोई नरमी की बात है। नैब के मुतल्लक हुकूमत जो है वो अपने बिल को पास करवाने के लिए जो है वो हमारे साथ इससे पहले भी गुफ्तगू करती रही है, और असद उमर साहब के राबिते वाली बात तो करेगी। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनको इस बात की ऑफर हमने कभी भी की हो। उनके वजीर कानून से जो है वो हमारी बात होती रही है, स्पीकर असद कैसर साहब से जो है वो बात होती रही है। कभी भी ये बात नहीं हुई कि वो कहें जी 18वीं तरमीम में ये कर दें और नैब में ये कर दें, कभी ये बात नहीं हुई। और अगर आइंदा आने वाले दिनों में राणा साहब, अगर इंसान है, राणा साहब मेरा ख्याल है ऐसे अल्फाज का इंतखाब हम ना करें, ऐसे अल्फाज का इंतखाब हम ना करें। पहले भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, टल्ली तो इसको सारे लोग कहते हैं यार। ये जबान नहीं है इस्तेमाल करने की टेलीविजन पे। राणा साहब, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज मैं आपसे कहूँगा प्लीज, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि ज़ाहिर हम ये बात अब करें बिकॉज शेख रशीद साहब ने ये गुफ्तगू की है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा, अगर आने वाले दिनों में हम ये चीज़ देखें कि 18वीं तरमीम पे वही मामलात होते हैं जैसा गवर्नमेंट करना चाह रही है और नैब तरमीम वैसी होती है जैसे PMLN का फायदा हो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम समझें कि ये बात जो शेख साहब ने की वो दुरुस्त की? देखिए जी, हम ना तो नैब में कोई तरमीम चाहते हैं, ठीक, गवर्नमेंट ने अगर करनी है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ऊपर या इस्लामी नजरियाती काउंसिल की डायरेक्शन ऊपर अगर गवर्नमेंट ऑफर करेगी तो हम बात करेंगे। हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं है गवर्नमेंट को, ना को हमारी मजबूरी है कि वो नैब के ऊपर जो है हमारे साथ बात करे। और 18वीं तरमीम के ऊपर मशरूत बात सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कैटेगोरिकली जो है मैं ये बात कह रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड कर। ठीक है राणा साहब, आपने कहा कैटेगोरिकली आप बात करें। एक और मामला, उस पर भी कमेंट आपसे ले ही लेता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इस पर हुकूमती मौक़िफ़ ये रहा है कि जब चीनी चोरों की बात आती है तो उसमें बहुत से नाम वो सामने लेकर आते हैं। और जो ये बात शेख साहब ने की, उन्होंने कहा कि अली बाबा 40 चोर का गैंग है लेकिन मलबा सिर्फ एक पर गिरा है, तो जो बाकी हैं लोग उनमें कोई PMLN का भी तो नहीं है जिसका जिक्र शेख साहब करना चाह रहे हैं? देखें, ये इसको किसी बात का पता नहीं है, ये ऐसे ही अपने आप को बाखबर जो है वो साबित करने के लिए इस किस्म की जो है वो डींगे हाँकता रहता है। जहांगीर तरीन को कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। अंबर आपसे सवाल करना चाह रही हैं राणा साहब।
राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि शेख रशीद साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि जो ये अली बाबा और 40 स्टोर है जिसमें जहांगीर तरीन को भी उन्हीं में शामिल करने के कह रहे थे कि पहले उनकी जो पेशगोई थी वो भी सख्त साबित हुई है, और उनका कहना था कि ये ताखीर से आएगी रिपोर्ट, और रिपोर्ट ताखीर से आई। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत के अंदर है, जो नामजद है इस रिपोर्ट में, वो भी बच जाएंगे? शेख रशीद तो यही कहते हैं। देखिए अंबर, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो रिपोर्टर पार्टी हुई है, ये जो कमीशन बना है, ये जिस तरह से ये शोर उठा है और ये मामला जहां तक पहुंच गया, ये लोग बच नहीं सकेंगे। लेकिन ये आज नहीं पकड़े जाएंगे। आज ये इसको कभी कमीशन बना देंगे, कभी जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लेंगे। ये इस तरह से इस मामले को ये जो है वो दबाएंगे, अबहाम पैदा करेंगे। लेकिन ये बात 2+2 4 है कि एक्सपोर्ट का फैसला जो हुआ 10 लाख टन का और 1 लाख टन का बाद में, जिन लोगों ने ये फैसला किया उसे सब रिकॉर्ड गवाह है, सबको पता है। वो लोग मुजरिम हैं जिन्होंने उन मीटिंग्स को जो है वो चेयर किया, तो इसलिए वो पकड़े जाएंगे, लेकिन शायद आज नहीं आने। राना साहब, यानी मैं बात राना साहब, मैं माजरत में बात आपसे काट रही हूँ। राना साहब, अगर शेख रशीद साहब की बात वो सच है कि ऐसा नहीं लगता कि कोई पकड़ा जाएगा, जहांगीर तरीन पे नजला तो पड़ गया था, तो फिर वो भी बात सच हो सकती है ना कि शेख रशीद नहीं, जहांगीर तरीन के ऊपर कोई नजला नहीं, कोई इसे नहीं मालूम। जहांगीर तरीन को ये मौजूदा हुकूमत के दौर में कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर जहांगीर तरीन को ये मुजरिम बनाते हैं तो फिर जिसने ईसीसी की मीटिंग को चेयर किया उसको कहाँ पे कैसे छोड़ेंगे? जिसने कैबिनेट की मीटिंग को चेयर किया वो कैसे? यानी राना साहब, सब्सिडी जिसने दी, आपके ख्याल में जिम्मेदारी सारी उस पर आनी चाहिए? नहीं, इसमें सब्सिडी मसला ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर शॉर्टेज ना होती, अगर पूरे मुल्क में ह्यू एंड क्राई ना होती, वो जो 100 अरब रुपए की डकैती है आम आदमी की जेब से, अगर वो ना होती तो कभी कोई इंक्वायरी ना होती, कोई कमीशन ही ना बनता। इंक्वायरी कमीशन तो उस वक्त बना कि जब वो 100 रुपया का डाका आम आदमी की जेब के ऊपर डाला गया, और वो सब्सिडी जो है जिस आदमी ने एक्सपोर्ट करनी है वो सब्सिडी तो उसने लेनी है। जितनी एक्सपोर्ट होगी, अगर सरप्लस होती और एक्सपोर्ट करना जरूरी था, फिर अगर एक्सपोर्ट होती और जो लोग करते वो सब्सिडी लेते, हमेशा लेते रहे। अब भी अगर किसी ने बगैर एक्सपोर्ट किए ली है उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया। अंबर, लेकिन आपको शुक्रिया अदा करने से पहले एक सवाल करना चाह रहा हूँ, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा इसका। बाबा 40 चोर की एग्जाम्पल शेख रशीद साहब ने दे दी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, चोर पहले कह दिया। देखिए, ये तो खैर हमारी पुरानी आदत है कि तफसील आती नहीं है और चोर तो कह देते, लेकिन आपको पता है कि शेख रशीद साहब का एक तारीख जो है, तारीखी तौर पर जो चीनी के हवाले से जो शुगर माफिया है उससे बहुत बात करते रहे हैं। जहांगीर तरीन का नाम पहली बार, ये भी मैं कह दूं कि पहली बार उन्होंने खुल के ऐसी बात की है, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई भी इंटरव्यू हुआ वो नाम लेने से गुरेज करते थे। तो आप ये भी देख लें कि ये भी क्या इशारा देती है कि हुकूमत क्या सोच रही है, मुख्तसर हल्के भी क्या सोच रहे हैं। पहली बार जहांगीर तरीन का नाम उन्होंने ले लिया, दीगर जो हुकूमत में बैठे हैं लोग जो नामजद है इस रिपोर्ट में, उनका नाम नहीं किया। अंबर, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी। तो जिस शो का ये तस्करा है वो देखा जा सकता है 8:05 पर। बढ़ते हैं आगे, कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना से कारोबार, रोज़गार जुड़ा है और ये सब मुतासर है। रोज़गार मुतासर है, कारोबार बंद है। सनती शहर फैसलाबाद आपको लेकर चलते हैं। यहाँ के रोज़ेदार मज़दूर और जो किसी और शहर से यहाँ पर काम की तलाश में आए हुए हैं या काम के लिए आते हैं, रोज़गार के हसूल के लिए आते हैं, वो किस कदर मुतासर हैं इस माह रमज़ान, और वो अफ्तारी अब कैसे करें, उनकी अफ्तारी किस कदर मुख्तलिफ है इस रमज़ान में आपको दिखाते हैं। रोजगार और कारोबार सब ही बंद। सनती शहर के रोज़ादार मजदूर और परदेसी अपनी इफ्तारी कैसे करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लाइनों में लगे बेकसी की तस्वीर बने ये हैं फैसलाबाद के दिहाड़ीदार मजदूर। जिनके लिए ना तो कोई रोजगार, ना ही भूख मिटाने का कोई दूसरा इंतजाम। दिन भर के इंतजार के बाद लियाकत अली को कोई काम तो ना मिला। हाँ, अलबत्ता सैलानी वेलफेयर से रोजे की अफ्तारी का कुछ सामान मिल गया। 800-900 रुपए मजदूरी कमा लेते हैं। जो भी कोरोना वायरस हुई उन्होंने 1.5 महीना हो गया, उनको कारोबार नहीं है। रोजे की हालत में इतों बस छापर लै जाते हैं, कोई 1-2 खा लीजिए, घर लै जाते हैं।
चूल्हे बुझे तो खवातीन भी रिज़्क़ की खातिर घरों से निकल के लाइनों में लग गईं। पहले तो हम मौके पे बैठ के लोगों को खाना खिलाते थे। 2-3 बंदों का खाना पैक किया होता है, वो जो भी आता है यहाँ पे हम उनको एक्सपेक्टेबल तरीके से वो दे देते हैं। 20 पॉइंट जो है वो मुंतखब किए हैं। हम 10,000 लोगों को जो है ना वो डेली इफ्तारी कर गए हैं। फैसलाबाद में कोरोना लॉकडाउन के 22 लाखों दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार हुआ है, जो रमज़ान में मजीद मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। फल और सब्जियों की फसल आई और इसका कुछ हिस्सा स्टोर किया गया, आइंदा अरसे के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। ये कोल्ड स्टोर्स हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ कई लोगों के रोज़गार का ज़रिया भी हैं। इंतज़ामिया भी अशिया का मयार चेक करने के लिए कड़ी नज़र रखती है। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट कर रहे हैं। जब फल और सब्जी की पैदावार हो ज़्यादा और मार्केट में डिमांड हो कम, तो कोल्ड स्टोरेज से फ़ायदा उठाया जाता है। स्टोर की गई अशिया की कीमत अगरचे कुछ बढ़ जाती है, मगर ये साल भर लोगों को दस्तयाब रहती हैं। इन अशिया का मयार चेक करने के लिए हुकूमत ने हाल ही में अपने कवायद सख्त कर दिए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इंस्पेक्शन करती है और ज़िली इंतजामिया जो है इस चीज़ की इंस्पेक्शन करती हैं। लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से वबा हुई है और इसके साथ साथ और मामला जो तय हुए हैं, उस वजह से 4 बार जो है ना 1 महीने में इंस्पेक्शन की जा चुकी है। कोल्ड स्टोरेज मालकान का कहना है कि इंतजामिया जितनी बार इंस्पेक्शन करे उन्हें कोई परेशानी नहीं। यही देखते हैं कि सेब को गले तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है पड़ी हुई, कोई पेटी खराब तो नहीं है। इस तरह से जो सब लोग जाते हैं वो चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करके वो ओके की रिपोर्ट देकर हमें चले जाते हैं। लाहौर शहर और गिरदनवा में 65 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं, जिनमें आलू, सेब और केले समेत दर्जनों फलों और सब्जियों को महफूज किया जाता है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अच्छा देखिए, क्योंकि कोरोना है और इसके बारे में तस्करा ज़रूरी है, तफसील ज़रूरी है, तो हम आपको बताएं, माहिरीन को लगता है पाकिस्तान में कोरोना अभी भी पीक पर नहीं आया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बहुत कम है। बड़ा सुस्ती दिखाई जा रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये सुस्ती किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है, और अगर हमें कोरोना को कंट्रोल करना है तो फिर टेस्टिंग में इजाफा करना होगा, कितना इजाफा करना होगा। अगर देखा जाए तो इन सारे के सारे सवालों का जवाब बड़ा मुश्किल है। तो हम इस मुश्किल को आसान करते हैं। आगा खान हॉस्पिटल से हमको ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फैसल महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पीक पाकिस्तान में आई नहीं, या पीक आई भी तो खुदा ना खास्ता उतना नुकसान नहीं होगा, मामला क्या रहेंगे, बहुत सारे खदशात हैं, और ऐसे में जो टेस्टिंग की रफ्तार है ना वो कम दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? तो टेस्टिंग की रफ्तार कम है, मगर टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और एक्चुअली टेस्टिंग स्ट्रेटजी में हमने थोड़ी सी तब्दीली अब करना शुरू किया है, जिसके अंदर जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनसे जो कांटेक्ट में लोग आए उसको, उन लोगों को थोड़ा सा और क्लोजली हम ट्रेस कर रहे हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, ना सिर्फ उसकी रिएजेंट मगर। अच्छा डॉक्टर फैसल, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, बट अच्छा डॉक्टर फैसल, आपकी बात सही तरह सुन नहीं पाया। आई एम श्योर कि आप टेस्टिंग जो टूल्स हैं उसकी बात भी करना चाह रहे हैं। हमें स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी। थोड़ा सा मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ इस मौके पर। पूल टेस्टिंग पर आपकी ज़ाती राय क्या है? बिकॉज यहाँ पर डिवाइड है, कुछ कहते हैं पूल टेस्टिंग होनी चाहिए, कुछ कहते हैं पूल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है इसमें? डॉक्टर फैसल, पूल टेस्टिंग से मुतालिक आपको कमेंट चाह रहा था मैं, लेकिन हम दोबारा आपसे राब्ता बहाल करते हैं बिकॉज थोड़ी डिस्ट्रॉशन आ रही है इस लाइन में। हम आज बात कर रहे हैं टेस्टिंग से मुतालिक, हमने पिछले घंटे में बात की थी, और अभी हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजी और टूल्स पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर पूल टेस्टिंग हो रही है। जैसे कि आज पंजाब से मुतालिक कहा गया कि कल से स्मार्ट सैम्पलिंग होगी, और स्मार्ट सैम्पलिंग का मतलब यह है कि जो वल्नरेबल एरियाज है वहां से सैंपल्स लिए और पूल टेस्टिंग की, ताकि कम किट्स का इस्तेमाल करके ज्यादा नतीजे हासिल किए जा सके। ये सारे के सारे मामला एक तरफ हैं, दूसरी तरफ हमारी क़यादतें अलग अलग तरह की बात भी करती हैं। पीक का आना, फिर उसके बाद में वेंटिलेटर्स कम है, कैपेसिटी कम है। बाज़ लोगों को लगता है कि नहीं जी लॉकडाउन को जो है ना वो स्मार्ट होना चाहिए, बाज़ डॉक्टर्स को लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम बात करें। देखिए सारे सीरियस कंसर्न्स हैं,
हेल्थ सीरियस कंसर्न है, लोगों का रोजगार सीरियस कंसर्न है, लोगों की अवेयरनेस इसको दिन ब दिन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ भी सुस्ती है। डॉक्टर फैसल, पूल टेस्टिंग के बारे में शोएब पूछ रहे थे, पहले आप इस पे जवाब दे दीजिए, फिर हम दीगर सवाल करेंगे। जी, तो देखिए पूल टेस्टिंग एक बहुत अच्छा आइडिया है, बशर्ते आप उन लोगों में करें जिनके अंदर कोरोना होने के चांसेस कम हो। ठीक। हम पूल टेस्टिंग उन केसेस में करते हैं जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसके अंदर आपको देखना है कि कितने लोगों को कोरोना है, मगर एज लॉन्ग एज के आप ये लो रिस्क पॉपुलेशन में करें, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, अब मुझे ये बताइएगा कि हम जब सिंध से मुतालिक स्टैट्स शेयर करते हैं, कल भी हमने जिक्र किया था कि 70% जो पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, और हमने यही सवाल रखा था कि होम आइसोलेशन की वजह से कि लोकल ट्रांसमिशन में इजाफा तो नहीं, और ऐसा तो नहीं है कि एक शख्स घर पे है और उसकी वजह से पूरी फैमिलीज जो है वो अफेक्ट हो जाएं कोरोना वायरस से। आप मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं आखिर हॉस्पिटल से मुतालिक भी, जनरली दीगर हॉस्पिटल्स में भी, कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं पूरी फैमिलीज खुदा ना खास्ता मुतासर हुई हैं, या आप इंडिविजुअल केसेस ही देख रहे हैं, डिफरेंट फैमिली से ही उनका ताल्लुक है? नहीं, देखिए होम आइसोलेशन जो है ना वो सब में नहीं करते। अगर होम आइसोलेशन से पहले हम होम की सिचुएशन देखते हैं। अगर उनके पास अलग कमरा है, अलग बाथरूम है एंड वो होम आइसोलेशन पे राजी हैं, तो सिर्फ वही लोग होम आइसोलेशन में जाते हैं। अगर नहीं ये मुमकिन है तो फिर वो एक्सपो सेंटर जाते हैं जो कि आइसोलेशन सेंटर है। तो देखिए एवरीबॉडी डज नॉट गेट होम आइसोलेशन, सिर्फ वो लोग जो इसको फॉलो कर सकते हैं। दैट मींस इन योर हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिलीज खुदा ना खास्ता। चक्कर ये होता है, हाँ चक्कर ये होता है जब लोग आते हैं तो ऑलरेडी वो फैमिली को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। So, in which case बहुत देर हो चुकी है ना। ये डॉक्टर साहब अभी देखिए कुछ खबरें ऐसी भी आई कि जिसमें ये अंदाज़ा हुआ कि चूंकि छोटे कमरे हैं, बिल्कुल छोटे अपार्टमेंट्स हैं, तो बड़ी तेज़ी के साथ में फैला, फिर उन लोगों को वहाँ से कहीं मूव नहीं कराया गया। अब एक इम्प्रेशन ये है कि क्योंकि मेरे अपार्टमेंट्स में साथ या ऊपर या नीचे किसी फ्लोर पर कोई कोरोना पेशेंट है तो मुझे लाजमी होगा। सर इसे थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, एक आम आदमी को समझ में आए वाकई वो रिस्क में है, वाकई इस तरह से फैल सकता है कि नहीं? नहीं, सो कोरोना देखिए डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन लगेगा। आप यू नीड टू बी एटलीस्ट 6 फीट करीब उनसे। अगर आपके अपार्टमेंट में ऊपर या नीचे कोई है तो आपको उनसे कोई खतरा नहीं है, बशर्त आप उनसे डायरेक्ट मिले ना। ठीक। यानी अगर डिस्टेंस मेंटेन किया तो आप सेफ हैं। डॉक्टर फैसल मुझे ये बताइएगा, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो शरह अमवात, अगर हम एज ब्रैकेट पर देखें तो 60 to 69 की जो एज ब्रैकेट है वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हुई है। यानी मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनकी खुदा ना खास्ता डेथ हुई है इस वायरस की वजह से। तो यही रेशो उस पर भी है कि ज़्यादा मरीज भी इसी एज ब्रैकेट के आ रहे हैं कि मरीज किसी और एज ब्रैकेट के हैं लेकिन डेथ रिपोर्ट इस एज ब्रैकेट में रिपोर्ट हो रही है? नहीं, सो हमारी डेथ ब्रैकेट जो है वो वाकई बिल्कुल मगर हम देखें में लग रहे हैं, मे बी इवन अ लिटिल लोअर। तो केसेस तो सभी को लग रहे हैं, मगर डेथ जो है वो ज्यादा उम्र वालों में है, एंड दिस इज अराउंड द वर्ल्ड एक्चुअली। ओके, जो बाकी दुनिया में स्टैट्स हैं वही पाकिस्तान में भी हैं डेथ रेशो से मुतालिक, और इफेक्ट सब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मौजूद थे आप और आपने भी कहा कि इफेक्ट सब हो रहे हैं। दैट मीन्स ख्याल सबको रखना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, इंसान के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस। अब ज़रा बात करेंगे कराची की कि यहाँ पर रमज़ान के महीने में जिनको एक्टिव होना चाहिए कि वो कितना एक्टिव है। नहीं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जिन्होंने ये चेक करना होता है, इंश्योर करना होता है कि अशय खुरों की कीमतें हैं जो मुतय्यन की गई हैं उसी कीमत पर सारिफीन को मिले। पेशावर की भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको पहले कराची के हवाले से बता देते हैं कि सऊद बिन मुर्तज़ा इस वक्त हमें ज्वाइन करें। सऊद, कितने चालान किए गए हैं कि जहाँ पर लिस्ट नहीं थी और जहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही थी जो रेट लिस्ट की? जी बिल्कुल, रमज़ान शुरू होते ही मुनाफाखोर भी जो है सरगर्म हो जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो इजाफी कीमतों पर बेचना शुरू कर देते हैं। कमिश्नर कराची की जो टीम्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार का जो एक्शंस हैं वो शुरू कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने जो है डिफेंस के मुख्तलिफ मकामात पर जो छापे मारे हैं। यहाँ पे जो जिन लोगों ने लिस्टें नहीं लगाई हुई, किराना स्टोर्स हैं, बेकरी हैं या दूध की दुकान, उनको चलान भी किया गए। इसी तरह एक दुकान पर हम मौजूद हैं, यहाँ चलान भी किया गया। क्या सूरत हाल है, लिस्टें लोग नहीं लगाते, क्या वजह है? दरअसल यहाँ एक ट्रेंड है लोगों में कि वो पहले कहते थे कि जनाब हमारे पास लिस्ट नहीं पहुंची है,
इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कमिश्नर कराची की ऑफिस ने ये फैसला किया कि वो लिस्ट अपडेट कर दिया करेंगे अपनी वेबसाइट पर और व्हाट्सएप पेज पर, और लोगों को सिर्फ ये करना है, दुकानदारों को, कि वो डाउनलोड कर लें और प्रिंट कर लें। लेकिन यहाँ इस पर अमल नहीं होता। अक्सर दुकानों पर आप हमारे साथ थे, आपने देखा कि प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई और इस पर ये अमल नहीं करते लोग। अच्छा, हम इन पर वक्तन फ़वक्तन एक्टिविटी करते रहते हैं, फ़ाइन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका ये वही सिलसिला चलता है और कहते ये हैं कि जनाब हमें वो मंडी से चीज़ें महंगी मिल रही हैं इसलिए हम महंगी बेच रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा है, लेकिन हमने इसको काफ़ी कंट्रोल किया है अब। और अब जब भी आते हैं, आपने कुछ ऐसे कस्टमर्स भी देखे होंगे जिन्होंने ये कहा कि अब हमें सही रेट्स पर चीज़ें मिल रही हैं। जो दुकानें जो लॉकडाउन में खिलाफ वर्जी कर रही हैं उनका भी चालान किया गया है, जिस पर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के जो अहकाम हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा, और साथ साथ जिन्होंने लिस्ट नहीं लगाई या इजाफी मनमाने कीमतों पर दूध और या अशिया खुर्दनोश फरोख्त कर रहे हैं उनके भी चालान किए जा रहे हैं। जी, तो जनाब सऊद तो बता रहे थे हमें इस बारे में, लेकिन सिर्फ कराची की बात क्यों और कराची की इतनी ही बात क्यों, हमें तो दीगर शहरों की बात भी करनी पड़ेगी। महंगाई इस कदर कि मैं रोऊं 8-8 आंसू और आपके आंसू साफ करने की नौबत ना आए, और ऐसे में इंतजामिया कहाँ खड़ी है? वो जो टीम्स होती हैं जिनका एक काम होता है कि वो जाके देखें कि किस भाव क्या बेचा जा रहा है, वो भी गायब दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये क्वारंटीन या आइसोलेशन सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, एक आम आदमी के लिए नहीं है। हम तो आपको इस बारे में बता ही रहे हैं, लेकिन ये हाय रे महंगाई की दुहाई, आज इस मामले पर बात करना है बहुत जरूरी। जी, रमज़ान मुबारक की वजह से अगर देखा जाए तो सब्जी और फ्रूट्स की जो कीमतें उनमें कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है। रमज़ान से पहले कीमतें थोड़ी सी कम थी, अब कुछ बढ़ गई। इनमें अगर सब्जियों की हम बात करें तो आलू पहले 20 से 25 रुपये किलो था, जो अब 50 रुपये किलो हो गया। इसी तरह टमाटर भी 25 से 30 रुपये था, अब ये 40 से 50 के दरमियान हो गया। अगर प्याज की बात करें तो ये भी अब 30-35 से 50 रुपये किलो। इस तरह करेला, क्योंकि वैसे भी पहले भी महंगा था, पहले 150 रुपये था, वो 120-30 के करीब है। इसी तरह तूरी अगर कहें तो वो भी 120-30 रुपये। अगर फ्रूट्स की हम बात करें तो केला तकरीबन 80 रुपये से शुरू होता है, 150 रुपये तक जाता है। इसी तरह तरबूज है वो भी 50 से शुरू होता है, 70 रुपये तक उसकी कीमत है। इसी तरह अगर हम सेब की बात करें तो वो तकरीबन कोई 120-30 रुपये शुरू होता है, तो वो भी 150 से 200 तक उसकी इस वक्त जो मार्केट में दस्तयाब है, क्योंकि मुख्तलिफ अकसाम होती हैं तो इस वजह से मुख्तलिफ रेट्स हैं। लेकिन लीमू की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आम जो सादा लीमू, देसी लीमू है, वो तकरीबन कोई 400 रुपये के किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। जो फार्मी है वो तकरीबन 300 से 350 के दरमियान दस्तयाब है मार्केट में। इसी तरह खजूर की अगर बात करें तो तकरीबन 150 से शुरू होती है और हाई क्वालिटी तक वो तकरीबन 550 तक रुपये किलो तक खजूर जाती है। मुख्तलिफ क्योंकि वैरायटी होती है खजूर की, तो इसलिए वो हर जो ख़रीदार है अपनी जेब को देखकर उसकी ख़रीदारी करता है। तो मामूली सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन सब्जियों में जो एक ख़ास फ़र्क है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तमाम फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर के बारे में आप अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अली जड़, बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे। अच्छा, सिर्फ कराची और लाहौर नहीं, मुल्तान में भी बुरा हाल है। मुल्तान में सब्जियां महंगाई के बायस शहरों की पहुंच से दूर हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे राशिद हमीद हमें इससे मुतालिक मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, सेहत बख्श सब्जियां शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई जो है वो शहरियों को मुतासर कर रही है, और ताज़ा और सेहत बख्श जो सब्जियां हैं वो शहरियों के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर रही हैं ख़रीदारी के लिए। अगर हम कीमतों की बात करें तो माह रमज़ान से पहले और माह रमज़ान के दौरान जो है कीमतों में कुछ फ़र्क देखने में आ रहा है। जो आलू था वो अब 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, और पहले 50 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था। जो अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर जो है पहले 30 रुपये था और अब जो है वो 40 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पहले रमज़ान शरीफ से पहले फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब जो है इसकी जो कीमत है वो 400 रुपये फ़ी केजी के हिसाब से यहाँ मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो भिंडी का अगर हम बात करें तो भिंडी की कीमत में जो है वो कुछ कमी देखने में आई है। वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जो 100 रुपये किलो के हिसाब से रमज़ान शरीफ से पहले फ़रोख्त की जा रही थी। तो जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो शहरियों की जेब है वो इजाज़त नहीं दे रही कि वो सब्ज़ियाँ ख़रीदें, सेहत बख्श सब्ज़ियाँ ख़रीदें और पकाएं और खाएं। तो शहरियों का यही कहना है कि जो कीमतें हैं इन पर जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि जो सब्ज़ियों की कीमतें उन्हें कम किया जाए और वो ख़रीदारी उनके लिए जो है वो आसान बनाई जा सके। तो सब्ज़ियाँ तो यहाँ पर शहरियों को मिल रही हैं, लेकिन जो जेब है शहरियों की वो इजाज़त नहीं दे रही कि वो सब्ज़ियाँ ख़रीदें। तो इंतज़ामिया से यही शहरियों ने मुतालबा किया है कि सब्ज़ियों की कीमतों में कुछ कमी लाई जाए, ताकि वो माह रमज़ान के महीने में सेहत बख्श और ताज़ा सब्ज़ियाँ खा सकें।
जी, तो आप हमें बता रहे थे, अब हम सियालकोट की बात करते हैं। यहाँ फल फरोशों की मनमानियाँ तो देखिए, शहरियों से जायद रकम बड़ी आसानी से वसूल की जा रही है। खजूर 400 रुपये किलो में दस्तियाब है, जो रमज़ान से पहले सिर्फ 150 किलो में मिला करती थी। मजीद फलों के रेट्स क्या हैं जानेंगे शहजाद अहमद से। जी बताइए। जी बिल्कुल, सियालकोट में भी फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से अब बहुत दूर है। आम आदमी फलों को देख तो सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। अगर केले की बात की जाए तो केला रमज़ान से कबल 60 से 70 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब था, जो कि अब 150 रुपये फ़ी दर्जन में जो है वो मिल रहा है। जबकि सेब की अगर बात की जाए तो सेब 120 रुपये किलो में अच्छी किस्म का जो सेब था वो दस्तयाब था, अब ये 200 से 250 रुपये किलो में दस्तयाब है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 200 रुपये किलो में ही अवेलेबल है और रमज़ान से कबल भी ये 200 रुपये किलो में ही दस्तयाब थी। अगर खरबूजे की बात की जाए तो खरबूजा 60 से 70 रुपये किलो में मिल रहा था, जो अब 110-120 रुपये में किलो में मिल रहा है। जो तरबूज है वो 40 से 50 रुपये किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो देखा जाए तो रमज़ान में जो फलों की कीमतें हैं इनमें होशबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सियालकोट से शहजाद। रमज़ान मुबारक के दौरान सूरत हाल ऑलमोस्ट हर शहर में एक जैसी ही है। अवाम की ज़बान पर महंगाई का शिकवा है। खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की सातें तो शुरू हो चुकी हैं। शहर में सब्जियों और फलों की कोई किल्लत नहीं। जानते हैं सार्फिन से कि उनका इस माह मुबारक में महंगाई के हवाले से क्या गिला शिकवा है। हर रमज़ान में यही होता है, रिलीफ कहाँ मिलता है, जबकि कोरोना है, सब कुछ बंद है, इनको तो सस्ता करना चाहिए। भाई ये सेब 300 रुपये किलो दे रहे हैं, सही है। खरबूजा ये है ना 120 दे रहे हैं, चीकू 120 दे रहे हैं। अल्लाह ताला नेक हिदायत है। महंगी मिल रही है, गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता है, कहाँ से करेंगे, काम धंधा है नहीं। सेंटरिंग का काम करते हैं, ये मकान बनाने का, रोजाना लेके आते हैं और वो खाते हैं। खरबूजा 63 रुपये किलो के बजाय 80 रुपये किलो मिल रहा हो और 53 रुपये दर्जन वाला केला 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा हो, तो फिर सार्फिन का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है कि कीमतें चेक करने वाले कहाँ गायब हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कल संडे है, छुट्टी बिल्कुल नहीं है। दोबारा हम आएंगे आपके लिए, खबरें लेकर रहिए हमारे साथ, समा के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।